नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह। दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला के द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग काव्य खंड में सुमित्रानंदन पंत की एक कविता का अध्ययन अध्यापन करेंगे, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के एक बहुत ही बड़े कवि थे, महान कवि थे, जिनकी रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी में हुआ था। यह पूरा जो क्षेत्र है पर्वतीय प्रदेश है, जहां की प्रकृति अद्भुत है। बहुत सारे सैलानी हर वर्ष यहाँ की प्रकृति का आनंद उठाने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से कवि के मन में वहां की प्रकृति का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का जो वर्णन है वह बहुत ही अच्छी तरह से हो पाया है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति वर्णन, रहस्यवाद, कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें गांधी दर्शन का प्रभाव है, और कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें महर्षि अरविंद के मानवतावाद का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। सुमित्रानंदन पंत बहुत ही बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे और उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। विद्यालय में 7 वर्ष की उम्र में ही वे कविता लेखन के लिए पुरस्कृत हुए और उसके बाद वे कविताएं लिखते चले गए। लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें युगवाणी, वाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी कई वर्षों तक कार्यरत रहे और अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से उन्होंने एक तरह से साहित्य की सेवा की। पंत की भाषा की जो विशेषता रही है, वे उनकी भाषा में तत्सम के शब्दों की बहुलता नजर आती है, दिखाई देती है। उन्होंने तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग किया है और उनकी भाषा जो थी वह चित्रात्मक भाषा थी। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, पर्वत प्रदेश में पावस, तो आप कवि के साथ साथ आप भी ऐसा लगेगा कि आप भी किसी पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए हों और वहां की अद्भुत प्रकृति का आनंद उठा रहे हों। कविता का जो शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास, अंग्रेजी साहित्य में शैली और हिंदी में पंत की रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। यही कारण है कि पंत को कोमलकांत पदावली का कवि भी कहा जाता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर,
हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उठ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यह एक छोटी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि पर्वतीय प्रदेश में वहां की प्रकृति में जो पल पल बदलाव परिलक्षित होते हैं उसी का वर्णन किया है कि किस तरह से वहां की प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है। कभी आपको ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में और विशेषकर वर्षा ऋतु में जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा तो आपने इस तरह के कई दृश्य देखे होंगे। आप देखते होंगे कि खिली हुई धूप पहाड़ी पर नजर आ रही है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसके थोड़ी देर के बाद इतनी तेजी से वहां का मौसम बदलता है। आप देखेंगे बादलों के विशाल खंड अचानक घनीभूत हो जाते हैं और जोरों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आसपास की चीजें विलुप्त हो जाती हैं। इसी का वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं कि पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी। पावस का अर्थ होता है वर्षा, तो वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश की जो प्रकृति थी वह पल पल अपना वेश बदल रही थी। वेश का अर्थ है वस्त्र, मतलब अलग अलग रूप बदलना। वहां की प्रकृति जो थी अलग अलग रूप धारण कर रही थी। कभी खिली हुई धूप नजर आ रही थी तो कभी बादलों के विशाल खंड तैरते हुए नजर आ रहे थे, तो कभी अचानक ये इतने घनीभूत हो जा रहे थे कि दृश्यता बिल्कुल शून्य तक पहुंच जा रही थी, आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो इन चीजों को देखकर कवि ने कहा कि पर्वतीय प्रदेश की जो प्रकृति थी वह पल पल अपना वेश बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पर्वतीय प्रदेश की जो प्रकृति है अद्भुत होती है। जब आप उत्तराखंड जाएंगे, जब आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे वहां, तो वहां के जो पर्वत होते हैं, वहां के जो पहाड़ होते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और सीधी ढलान वाले होते हैं। उन पहाड़ों को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहाड़ अलंघ्य हैं, जिनको लांघा न जा सके, जिनके उस पार जाया ना जा सके। या वहां की ढलान जो होती है इतनी सीधी होती है और चारों तरफ जहां कहीं भी खड़े हो जाएं वहां से चारों तरफ आपको पर्वत की श्रृंखलाएं नजर आती हैं। एक पर्वत का जो घेरा नजर आता है, इसका वर्णन करते हुए कहा कि यह घेरा किसके समान है? मेखलाकार। मेखला 16 श्रृंगारों में से मेखला जिसको कहते हैं, मेखला का शाब्दिक अर्थ है करघनी, जो कमर में पहनी जाती है। इसका आकार गोलाकार होता है। तो पर्वतीय प्रदेश में जब आप पहुंचते हैं और वहां कहीं भी खड़े होते हैं तो चारों तरफ आसपास जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं, उन पहाड़ों को देखकर कवि ने उन पहाड़ों को कहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, जिनके उस पार जाया ना जा सके, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। अब जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, प्रकृति में कई तरह के बदलाव परिलक्षित होते हैं। वर्षा के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदी, नाले, झरने, जलाशय ये सभी जल से लबालब भर जाते हैं और वर्षा होने के कारण बहुत सारे पौधे जो है, लताएं जो है पहाड़ पर उग आती हैं और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। कुछ दिनों के बाद उन लताओं से तरह तरह के जंगली फूल जो है खिलने लगते हैं। तो पहाड़ों पर जो हजारों तरह तरह के जो फूल खिले हुए हैं, उन्हें देखकर कवि यह कल्पना करता है कि ये पुष्प नहीं बल्कि पहाड़ की हजारों आंखें हैं और इन्हीं आंखों से वह अपने ही रूप को नीचे के जलाशय में
निहार रहा हो। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अपने हजारों, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, दीर्घ सुमन पुष्प रूपी आंखों से, फूल के रूप में आप समझिए ये पहाड़ की आंखें हैं। यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। दीर्घ सुमन मतलब पुष्प पर दीर्घ का आरोप है। अवलोक रहा है बार बार, बार वह देख रहा है। किसको देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, नीचे के जलाशय में अपने ही विशाल आकार को पर्वत देख रहा है, जिसके चरणों में पला ताल। उसका आकार कहां दिखाई दे रहा है? पहाड़ की तलहटी में जो जलाशय है। अक्सर इस तरह के जलाशय जो होते हैं पहाड़ों की तलहटियों पर होते हैं। तो विशाल जो जलाशय है, उस जलाशय पर पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जिसे वह बार बार देख रहा है। अब देखेंगे कि मानवेतर प्राणियों को जब मनुष्य की तरह गतिविधि करते हुए दिखाया जाए, अमूर्त को जब मूर्त किया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब पहाड़ को यह दिखाया जा रहा है कि वह अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने ही रूप को नीचे बार बार जलाशय में निहार रहा है। तो यहां पर कवि के द्वारा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहाड़ को मनुष्य की तरह गतिविधि करते हुए दिखाया जा रहा है। और जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यह ताल जो है किस तरह से फैला हुआ है? विशाल चारों तरफ फैला हुआ है और दर्पण के समान। यहां पर समान गुण धर्म के कारण आप देखेंगे कि जलाशय की तुलना जो है दर्पण के साथ की गई है। जिस तरह से दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से जलाशय के स्वच्छ जल में पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। इसी साम्यता के कारण कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो वह बार बार नीचे के जलाशय में हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने ही रूप को निहार रहा था। गिरिवर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले झरने जो हैं, जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु आती है, तो ये झरने भी पानी से भर जाते हैं, वहां प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण झरने के बहने की आवाज पूरे वन प्रांतर में गूंजने लगती है। तो एक मादक संगीत जो है चारों तरफ पर्वतीय प्रदेश में छा जाता है। मद में नस नस उत्तेजित कर, जब आप उस प्रदेश में पहुंचते हैं और झरनों का यह मादक संगीत जब आप सुनते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। व्यक्ति का नस नस उत्तेजित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, वह प्रसन्न चित्त हो जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और ये निर्झर जो है मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। झरनों की तुलना मोती की लड़ियों के साथ, निर्झर की तुलना मोती की लड़ियों के साथ की गई है। यहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, चट्टानों से टकराते हुए जलधारा जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो झाग उठते हैं। तो ये झरने जो है झाग से भरे हुए हैं, जहां तहां झाग जो है दिखाई देते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल को चिंता पर। और गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर पर्वत के हृदय से, अर्थात पहाड़ की घाटियों में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं, आपने यह देखा होगा कि वे ऊर्ध्वगामी होते हैं। आपस में इन पौधों में, वृक्षों में एक होड़ सी होती है ऊपर उठने की, क्योंकि उन्हें धूप चाहिए, हवा चाहिए। तो एक स्वभाव जो है, मतलब आप पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको
ऐसे पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे जो फैलते हों। वैसे पौधे नजर आते हैं जिनका विकास ऊपर की तरफ होता है। तो गिर के उर से मतलब पर्वत की घाटियों से, घाटियों के आसपास जो वृक्ष होते हैं वे सीधे मतलब ऊपर की तरफ बड़े होते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो इनकी तुलना जो है मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं के साथ की गई है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप कह सकते हैं कि ये मनुष्य की उच्च आकांक्षाएं हैं। जिस तरह से मनुष्य में जीवन में हमेशा ऊपर उठने की चाहत होती है, अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, उसी तरह से पर्वतीय प्रदेश की घाटियों में उगने वाले वृक्ष निरंतर ऊपर की तरफ बड़े होते हैं। तो जो वृक्ष हैं वे शांत भाव से खड़े हैं और अनिमेष बिना पलक झपकाए अटल स्थिर भाव से खड़े हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो आकाश के इस रूप को, बदलते रूप को वे समझने की चेष्टा कर रहे हो। क्योंकि पर्वतीय प्रदेश के मौसम के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले समय में वहां के मौसम में किस तरह का बदलाव नजर आएगा, दिखाई देगा। तो लगता है जैसे वृक्ष भी उस अंतरिक्ष के रहस्य को, आकाश के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हों, बिना पलक झपकाए अनिमेष अटल और चिंतित भाव से। तो वृक्षों पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, या वृक्षों के माध्यम से भी कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू परंबर। और थोड़ी देर के बाद वहां के मौसम में इतना बदलाव आता है, इतनी तेजी से बदलाव आता है, बड़े बड़े बादलों के विशाल खंड आकाश में तैरने लगते हैं, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे पर्वत ही पारद के पंखों को फड़फड़ाकर, पारे के रंग जैसे जो पंख हैं उन पंखों को फड़फड़ाकर भूधर पहाड़ ही आकाश में उड़ गए हों। क्योंकि वे जो बादल आकाश में दिखाई दे रहे हैं वे विशाल हैं, वे पर्वत के आकार के हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ही पारद के पंखों को फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गए हों। कहीं कहीं कवि के द्वारा आप किसी संग्रह में देखेंगे यहाँ पारद की जगह पर वारिद शब्द का प्रयोग किया गया है। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और वर्षा ऋतु में बादलों का जो रंग होता है वह पारे के समान होता है। तो इसीलिए कहा कि पारद के पंखों को फड़फड़ा कर लगा जैसे भूधर पहाड़ ही आकाश में उड़ गया हो, रवशेष रह गए हैं निर्झर। और ये बादल इतने घनीभूत हो गए कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बादलों के, सिर्फ एक तरह से सिर्फ वर्षा जो है जब होने लगी तो रवशेष रह गए हैं निर्झर, सिर्फ झरने के बहने की आवाज कानों तक पहुंच रही थी और आसपास की चीजें विलुप्त हो गई थीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था है टूट पड़ा भू परंबर, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान धरती पर गिर पड़ा हो, आकाश धरती पर गिर पड़ा हो, टूट पड़ा। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जब जोरों की बारिश होने लगी ऐसा लगने लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ेगा, गिर पड़ेगा। तो जो विशाल शाल के जो वृक्ष थे, जो थोड़ी देर पहले चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वे भी विलुप्त हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत अधिक जोरों की वर्षा के कारण आसपास की चीजें नजर नहीं आ रही थी। तो कवि ने एक अनोखी कल्पना की है और उन्होंने कहा है कि
लग रहा था जैसे भयभीत होकर डर कर शाल के विशाल वृक्ष भी धरती में कहीं धंस गए हों, कहीं जाकर छिप गए हों। जलाशय से अब धुआं उठता हुआ सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब धूप खिली थी या जब धूप खिली होती है तो सूर्य की किरणों के कारण जलाशय का ऊपरी जो परत होता है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वह गर्म होने लगती है, और जब उस पर अचानक ठंडी बूंदें पड़ती हैं तो वहां का पानी जो है थोड़ा वाष्पीकृत होता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जलाशय में आग लगा दी हो जहां से धुआं उठ रहा हो। तो ऐसा ही दृश्य जो है दिखाई दे रहा था। जिस जलाशय पर थोड़ी देर पहले पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा था, अब उसी जलाशय से धुआं उठता सा दिखाई देने लगा था। यों जलद यान में विचर विचर, इस प्रकार बादल रूपी यान में सवार होकर पूरे वन प्रांतर में विचर विचर कर घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्षा के देव इंद्र वे बादल रूपी यान पर सवार होकर, बादल रूपी रथ पर सवार होकर पूरे वन प्रांतर में घूम घूम कर अपने इंद्रजाल का जादू दिखा रहे हों, प्रस्तुत कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस तरह से कवि ने इस कविता में प्रकृति के विविध रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जब आप इस कविता को पढ़ते हैं, हम इस कविता को पढ़ते हैं, तो कवि के साथ साथ हम भी उस पर्वतीय प्रदेश में पहुंच जाते हैं जहां इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जब वर्षा ऋतु आती है। तो इस तरह से कवि की जो भाषा है वह चित्रात्मक भाषा है, और उसी चित्रात्मक भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग यहां कवि के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से हमने पर्वत प्रदेश में पावस कविता का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम लोग अब इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। अगली कक्षा में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। नमस्कार।